नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो हम लोगों को स्टार्ट करना था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत शिकायत निवारण एजेंसियों के बारे में। तो हम लोग ने ऊपर ब्रीफ में पढ़ा था कि 3 लेवल पर होते हैं, 3 टियर एजेंसीज होती हैं। जो सबसे पहली होती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे। फिर जो दूसरी होती है वो उसके ऊपर होती है और वो होती है राज्य के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे। और जो तीसरी होती है वो होती है नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे। तो अब हम उन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन उसमें कब किस सिचुएशन में कंप्लेन कर सकता है, और अगर उसकी कंप्लेन में जो भी जजमेंट या जो भी डिसीजन आता है, अगर उससे किसी को तकलीफ है या उससे किसी को कोई परेशानी है, तो वो कौन सी कोर्ट में या कौन सी एजेंसी में अपील दायर कर सकता है, ये सब हम पढ़ेंगे। उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण के लिए कार्रवाई करने के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय तंत्र की स्थापना की व्यवस्था है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, फिर राज्य उपभोक्ता निवारण कमीशन एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण कमीशन कहते हैं। तो शॉर्ट में हम लोग जिला फोरम, राज्य कमीशन और राष्ट्रीय कमीशन इस नाम से पुकारते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उपभोक्ता क्या होता है। तो आमतौर पर उपभोक्ता मतलब वही जिसने या तो कोई सामान खरीदा किसी कंसिडरेशन के बदले, या फिर उसने कोई सेवा ली। तो आमतौर पर यही होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में भी इसकी परिभाषा दी गई है। वो क्या परिभाषा है वो हम लोग देख लेते हैं। वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले यानी किसी कंसिडरेशन के बदले, फ्री में नहीं, आपने कुछ पैसे दिए हो तभी कोई चीज बदले में दी हो, वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले कोई माल खरीदता है जिसका भुगतान कर दिया हो अथवा भुगतान का वचन दिया हो, अथवा उसका आंशिक भुगतान कर दिया हो तथा आंशिक भुगतान का वचन दिया हो, तथा उसका भुगतान आस्थगित एवं विलंबित भुगतान विधि के अनुसार करने का वचन दिया हो। कुल मिलाकर शॉर्ट में वो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज अगर किसी ने किसी कंसिडरेशन के बदले खरीदी है और उसके लिए या तो उसने पेमेंट कर दी है, या तो उसने पेमेंट करने का वादा किया है कि वो फ्यूचर में कभी इस समय पेमेंट करेगा, या तो उसने आधी पेमेंट कर दी हो और आधी के लिए उसने वादा किया हो कि वो पेमेंट कर देगा। सेम चीज यही नेक्स्ट खा में भी दी हुई है। इसमें बस ये जो सेवाओं के बारे में दिया हुआ है कि वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले किन्हीं सेवाओं को भाड़े पर प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है, उसके लिए पेमेंट या तो उसने कर दी होगी, या तो पेमेंट वो करने वाला होगा, या फिर उसने आंशिक पेमेंट, पार्ट पेमेंट कर दी होगी और बाकी पेमेंट करने के लिए उसने वादा किया होगा या वचन दिया होगा। तो पहला वाला जो क था वो था गुड्स के लिए, चीजों के लिए, कोई प्रोडक्ट हो, और ये दूसरा था सेवाओं के लिए। अब शिकायत कौन कर सकता है किसी भी उपभोक्ता फोरम में। तो कोई भी उपभोक्ता स्वयं शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके लिए उसे पेशेवर वकील की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है इसका उपभोक्ता फोरम में कि अगर आपको कोई कंप्लेंट रजिस्टर करनी है तो आप खुद ही कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई लॉयर की जरूरत या एडवोकेट की जरूरत नहीं है। आमतौर पे अगर आप कोर्ट या कचहरी जाएंगे तो वहां पर आपको एक वकील की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन उपभोक्ता फोरम में अगर आप स्वयं उपभोक्ता हैं और अगर आप स्वयं शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो आप खुद करवा सकते हैं। दूसरा, कोई पंजीकृत उपभोक्ता, केंद्रीय सरकार, कोई भी सरकार या कोई राज्य सरकार, उन अनेक समान हित रखने वाले उपभोक्ताओं की ओर से कोई एक अथवा एक से अधिक उपभोक्ता। जैसे बहुत सारे उपभोक्ता हैं, उन्हें किसी चीज से कंप्लेन है, किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस से, तो वो लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। तो वो उपभोक्ता वो भी कंप्लेन कर सकते हैं या एक से अधिक भी चुन सकते हैं, वो सब एक साथ मिलकर कंप्लेन कर सकते हैं। किसी मृतक उपभोक्ता के कानूनी उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि, अगर कोई उपभोक्ता था और उसकी डेथ हो गई है तो उसका जो भी लीगल हेयर है वो, या उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो भी केस कर सकता है। उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण 1986 के खंड 2 व अंतर्गत शिकायत करता। तो ये तो एक्ट में जब बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे तब उसके अंतर्गत भी जो शिकायत करता है वो भी कंप्लेन कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस अंतर्गत 3 स्तरीय व्यवस्था किस प्रकार से उपभोक्ताओं की शिकायत का निवारण करती है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि उपभोक्ता कौन होता है, उसके बाद देखा शिकायत कौन कर सकता है, और अब हम पढ़ेंगे तीनों स्तर की एजेंसीज कि वो किस तरह कैसे काम करती है, किस तरह निवारण करती है। तो जो सबसे पहला है या जो सबसे लोअर लेवल पर काम करता है वो है जिला फोरम, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है। भारत में जिला फोरम है
अब जिला फोरम का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए कि उसमें कौन कौन लोग होते हैं। एक प्रधान जैसे, या एक चेयरमैन कह सकते हैं, और दो दूसरे सदस्य होते हैं, दो मेंबर्स, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए। जो दो सदस्य है उसमें से एक महिला कंपल्सरी होनी चाहिए। इन सभी की नियुक्ति संबंधित राज्य सरकार करती है। तो जो भी राज्य सरकार है वो इनकी नियुक्ति करती है, प्रधान की और दोनों सदस्यों की, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए। शिकायत किसी भी उपयुक्त जिला फोरम के पास की जा सकती है यदि वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य क्षतिपूर्ति के दावे की राशि सहित 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है। जैसे आपको किसी चीज से कंप्लेन है कि आपको कोई जो भी प्रोडक्ट है या कोई भी सेवा है वो सही नहीं मिली और आप उसके लिए क्षतिपूर्ति का दावा कर रहे हैं, तो जो टोटल अमाउंट है वो 20 लाख से अधिक नहीं है, तो आप किसी भी जिला फोरम में केस फाइल कर सकते हैं। अगर वो 20 लाख से ऊपर है तो उसके लिए क्या करेंगे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर 20 लाख से कम है तो आप जिला फोरम में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। अब शिकायत आपने कर दी, उसके बाद क्या होगा? शिकायत प्राप्ति के पश्चात जिला फोरम शिकायत को उस पक्ष को भेजेगा जिससे विरुद्ध शिकायत की गई है। आमतौर पर एक कोर्ट में भी होता है, और यही उपभोक्ता फोरम या जिस तरह इस तरह की जितने भी बॉडीज होती है, एजेंसी होती है जहाँ पर केस डिसाइड होना होता है, वहाँ पे नॉर्मली ये होता है कि जैसे अगर आपने कंप्लेन की तो उसके बाद आपने जो भी कंप्लेन की है उसके लिए एक समन जाएगा या एक नोटिस जाएगा दूसरी पार्टी को जिसके खिलाफ आपने कंप्लेन की है। यदि आवश्यक हुआ तो वस्तु अथवा उसके नमूने को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। जिस चीज की भी आपने कंप्लेन की कि चीज की क्वालिटी नहीं सही है या इसमें ऐसा मिलावटी है ये, तो उसके लिए भी नमूना भेजा जा सकता है परीक्षण के लिए। वो डिपेंड करता है फ्रॉम केस टू केस। अगर जिला फोरम को लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए तो वो जांच करवाएगा, अगर उसे लगता है कि इसमें जांच की जरूरत नहीं है तो वो नहीं करवाएगा, कोई कंपल्सरी नहीं है। जिला फोरम प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखकर तथा संबंध विरोधी पक्षकार का तर्क सुनकर आदेश पारित करेगा। तो फिर वही देखेगा, दोनों लोग की बातें सुनेगा, सारे सबूत गवाह वो सब देखेगा, जो रिपोर्ट आई है प्रयोगशाला से, अगर परीक्षण हुआ है तो वो चेक करेगा, और उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद उसे जो भी सही लगता है वो एक आदेश पारित करेगा। यदि पीड़ित पक्षकार जिला फोरम के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह आदेश के पारित होने के पश्चात 30 दिन के भीतर राज्य कमीशन के समक्ष अपील कर सकता है। तो अगर जैसे जो भी अब इनमें से पीड़ित कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जिसके पक्ष में फैसला है वो पीड़ित ना हो, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि उस पक्ष जो फैसला है वो पीड़ित के पक्ष में ही है, जिसने कंप्लेन की तो उसके पक्ष में ही है, लेकिन जैसे उसने कंपनसेशन मांगा 5 लाख और जिला फोरम ने कंपनसेशन दिया 2 लाख, तो इस मामले में ये भी पीड़ित है तो ये भी कंप्लेन कर सकता है। और इन केस अगर इस जैसे जो भी मांगा इसने इसको मिल गया तो जो दूसरी पार्टी है वो अग्रीड हो सकती है, वो संतुष्ट ना हो कि नहीं ये गलत हुआ है, तो ऐसे में कोई भी पार्टी जो कि आदेश से संतुष्ट नहीं है वो 30 दिन के भीतर, ये जो 30 दिन का टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 30 दिन का टाइम निकल गया तो आप जाहिर सी बात है उसके बाद आप अपील नहीं कर सकते, ये राइट आपको चला जाता है। तो 30 दिन के भीतर भीतर आप राज्य कमीशन के पास जाकर अपील करिए। भारत में 36 राज्य कमीशन है। प्रत्येक राज्य स्तरीय आयोग में, अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, एक प्रधान तथा कम से कम 2 सदस्य जिनमें से एक महिला होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 2 सदस्य हैं। जो जिला फोरम में थे उसमें सिर्फ 2 ही सदस्य, एक प्रधान तथा दो दूसरे सदस्य जिसमें से एक महिला होनी चाहिए, और इसमें एक प्रधान तथा कम से कम 2 सदस्य, यानी 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बाकी जिनमें से इनमें से भी एक महिला होनी चाहिए। इनकी नियुक्ति भी संबंधित राज्य सरकार करती है। अब इसमें जो राज्य कमीशन को शिकायत की जा सकती है यदि जो भी मूल्य है वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य क्षतिपूर्ति के दावे की राशि सहित 20 लाख रुपए से अधिक हो लेकिन 1 करोड़ से अधिक ना हो। तो जो जिला कमीशन था उसमें अगर 20 लाख तक की वैल्यू है तो हम लोग केस फाइल कर सकते हैं। अगर 20 लाख के ऊपर है तो हम लोग क्या करें, तो 20 लाख से रुपए अगर अधिक है और 1 करोड़ से कम है तो हम लोग जाएंगे राज्य कमीशन के पास। अगर 20 लाख है फिर क्या करेंगे? अगर 20 लाख है, अगर 20 लाख तक है तो हम लोग जिला कमीशन के पास ही जाएंगे, और अगर 20 लाख से अधिक है तो हम जाएंगे राज्य कमीशन के पास। उसके बाद जिला फोरम के आदेश के विरुद्ध अपील भी राज्य कमीशन के समक्ष भी की जा सकती है।
शिकायत प्राप्ति के पश्चात राज्य स्तरीय आयोग शिकायत को उस पक्षकार को भेजेगी जिसके विरुद्ध शिकायत की गई। सेम चीज होती है, सेम मतलब सेम प्रोसीजर ही होता है कि अगर यहाँ पे भी कोई कंप्लेन है उसके बाद उस चीज का नोटिस दूसरी पार्टी के पास जाएगा कि ऐसी ऐसी कंप्लेन हुई है आपके खिलाफ। अगर कोई वस्तु है या उसका नमूना है तो हो सकता है उसे प्रयोगशाला में भी भेजा जाए, उसकी रिपोर्ट आएगी। फिर जो पक्षकार होगा दूसरा ऑपोजिट पार्टी और आपकी बात सुनेगा जिला फोरम, सॉरी राज्य फोरम, यहाँ पर राज्य फोरम की बात हो रही है। फिर उसके बाद वो अध्ययन करेगा, देखेगा क्या जस्टिस क्या है, किस तरह किया जाना चाहिए, उसके बाद अपना आदेश पारित कर देगा। और फिर से वही कि यदि पीड़ित पक्ष राज्य कमीशन के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वो किसके पास अपील करेगा? राष्ट्रीय कमीशन के पास, जिसके लिए उसके पास 30 दिन का समय होगा। राष्ट्रीय कमीशन, अब आते हैं हम लोग राष्ट्रीय कमीशन पे। राष्ट्रीय कमीशन के अधिकार क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पूरा देश आता है। राष्ट्रीय कमीशन, अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक प्रधान होता है तथा कम से कम 4 दूसरे सदस्य होते हैं जिनमें से एक महिला होनी ही चाहिए। सबका कॉन्स्टिट्यूशन जरूर याद रखिएगा। जब जिला फोरम की बात थी तो उसमें एक प्रधान और 2 दूसरे मेंबर जिनमें से एक महिला होनी चाहिए। फिर जब राज्य कमीशन की बात आई तो उसमें एक प्रधान तथा कम से कम 2 सदस्य, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2 सदस्य जिसमें से एक महिला होनी चाहिए। अब राष्ट्रीय कमीशन तो इसमें एक प्रधान और कम से कम 4 सदस्य जिनमें से एक महिला होनी चाहिए। इसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार करती है। बाकी 2 केसेस में जिला फोरम और राज्य कमीशन में जो राज्य सरकार होती थी वो करती थी नियुक्ति, लेकिन राष्ट्रीय कमीशन के केस में नियुक्ति कौन करे? केंद्रीय सरकार। अब राष्ट्रीय कमीशन में शिकायत तब की जा सकती है जबकि वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य क्षतिपूर्ति के दावे की राशि सहित 1 करोड़ रुपए से अधिक हो। यानी जो आप कंपनसेशन या जो भी मांग रहे हैं और जो वैल्यू है गुड्स या सर्विसेज की वो 1 करोड़ से अधिक हो तभी आप राष्ट्रीय कमीशन में कंप्लेन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो राज्य कमीशन से अपील आएगी वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये भी शिकायत को विरोधी पक्षकार को भेजेगा और अगर आवश्यक हुआ तो उसका जो भी नमूना है उसे परीक्षण हेतु भेजेगा और उसके बाद जांच रिपोर्ट का अध्ययन तथा विरोधी पक्षकार का तर्क सुनकर आदेश पारित करेगा। राष्ट्रीय कमीशन द्वारा पारित आदेश उसके मूल अधिकार क्षेत्र में आता है तथा इसकी अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। तो राष्ट्रीय कमीशन के भी अगर आप आदेश से संतुष्ट नहीं है तो आप जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल तभी अपील भारत के उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है जबकि वस्तु एवं सेवाओं का मूल क्षतिपूर्ति के दावे से राशि को मिलाकर 1 करोड़ रुपए से अधिक हो तथा पीड़ित पक्षकार राष्ट्रीय कमीशन के आदेश से संतुष्ट नहीं हो। तो इसमें नहीं कर सकते। अगर जैसे अगर आपने राज्य कमीशन के पास कोई केस आपने फाइल किया, उसका फैसला है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, आप गए राष्ट्रीय फोरम में, राष्ट्रीय कमीशन में, और वहां पर भी ऐसा कुछ फैसला है जिससे आप संतुष्ट नहीं है तो आप उसके आगे अपील नहीं कर सकते। खत्म हुआ, आपके लिए वहां फाइनल फैसला हो गया है। लेकिन ऐसे केसेस जो पहली बार आए हैं राष्ट्रीय कमीशन के पास क्योंकि जिनकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए से अधिक थी तो उस केस में अपील हो सकती है आगे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसका अर्थ हुआ कि केवल तभी अपील भारत के उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है जबकि ये क्या क्या कंडीशन है कि जब उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है जब पहली वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य क्षतिपूर्ति के दावे की राशि को मिलाकर 1 करोड़ रुपए से अधिक हो और पीड़ित पक्षकार राष्ट्रीय कमीशन के आदेश से संतुष्ट न हो। जिस मामले पर फैसला जिला फोरम ने लिया है उसकी अपील राज्य स्तरीय आयोग के समक्ष की जा सकती है। उसके पश्चात राज्य आयोग के आदेश को राष्ट्रीय आयोग के समक्ष चुनौती दी जा सकती है लेकिन इसके पश्चात उसका कोई विकल्प नहीं है। यहाँ से फाइनल खत्म, इसके बाद दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, जो केसेस पहली बार गए हैं राष्ट्रीय कमीशन के पास क्योंकि जिनकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए से अधिक है जो गुड्स और जो क्षतिपूर्ति है उसके मिलाकर, तो वो केस अगर उससे कोई संतुष्ट नहीं है तो वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन अगर आपका फैसला पहले ही आप जिला फोरम से आए हैं, फिर जिला फोरम से आप राज्य स्तर पे, फिर राज्य फोरम से राष्ट्रीय फोरम में, तो ऐसे केस में आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर राष्ट्रीय फोरम में जो भी फैसला दिया वो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा आप पर, आपको मानना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर ये कुछ फैसले दिए गए हैं। उपलब्ध राहत,
अब आपको क्या राहत क्या उपलब्ध है, आपके पास क्या रेमेडीज है, क्या फैसला सुना सकती है वो, क्या निर्देश दे सकती है जो फोरम दिए हुए हैं ऊपर। सबसे पहले वस्तु के दोष अथवा सेवा में कमी को दूर करना। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आपने खरीदा उसमें कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए कह सकते हैं, उसके लिए आदेश दे सकते हैं। दोषपूर्ण वस्तुओं के स्थान पर दोष मुक्त नई वस्तु देना, तो रिप्लेसमेंट। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया वो डिफेक्टिव निकला तो उसकी जगह आपको दूसरा प्रोडक्ट दिया जाए, ऐसा आदेश भी दे सकती है। वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए किए गए भुगतान को वापसी, रिफंड। आपने कुछ पैसे जो भी भरे होंगे उसके लिए, उस वस्तु के लिए, वो उस सेवा के लिए, तो उसके लिए आपने जो भी भरे हैं पैसे वो आपको वापस दे दी जाए, ऐसा आदेश मिल सकता है, दिया जा सकता है। विरोधी पक्ष की लापरवाही के कारण उपभोक्ता को होने वाली हानि अथवा चोट के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में उचित राशि का भुगतान करना है। कंपनसेशन, अगर आपको कोई नुकसान हुआ है, कोई चोट हुई लगी है, कोई क्षतिपूर्ति, तो उसके लिए एक उचित कंपनसेशन आपको दिया जा सकता है। उचित परिस्थितियों में दंड स्वरूप क्षति का भुगतान करना। अगर कोई परिस्थिति बहुत ही ज्यादा सीवियर होगी तो उसमें दंड स्वरूप क्षति का भुगतान, जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए भुगतान करना। अनुचित एवं प्रतिबंधित व्यापारिक क्रियाओं को रोकना तथा उनकी पुनरावृत्ति न होने देना। कोई गलत तरह की ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, कोई गलत तरह के व्यापार करने के तरीके हो रहे हैं, तो उनको रोकने का आदेश, और दोबारा वो ना हो इसका भी ध्यान रखना होगा, ऐसा आदेश दे सकती है। खतरनाक वस्तुओं की बिक्री न करना। जो भी खतरनाक वस्तु है, किसी से उनको नुकसान पहुंच सकता है, उसकी बिक्री पर प्रोहिबिशन लगाना, रोक लगाना। विक्रय के लिए रखी गई हानिकारक वस्तु को वापस लेना। कोई भी हानिकारक वस्तु आपने बेचने के लिए रखी है तो वो वापस लेनी होगी। तो ये कुछ रेमेडीज है, वो राहत है जो कि आपको अदालत से, उपभोक्ता अदालत से मिल सकती है। आगे एक CERS ने रेलवे के विरुद्ध मुकदमा जीता, एक केस स्टडी है। अब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। खतरनाक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करना तथा हानिकारक सेवाएं प्रदान करने से बचना, ये वही राहत ही है। कोई राशि जो कि दोषपूर्ण वस्तु अथवा पर्याप्त सेवाओं के मूल्य के 5% से कम ना हो का भुगतान करना, जो कि उपभोक्ता कल्याण कोष तथा अन्यथा अन्य किसी संगठन व्यक्ति के पास जमा की जाए जिसका प्रयोग निर्धारित गुण में हो। तो आपको ये भी आदेश मिल सकता है, तो एक अमाउंट जो कि जो भी दोषपूर्ण वस्तु है, जो भी डिफेक्टिव पीस है, उसके अमाउंट के कम से कम 5%, कम से कम 5% से कम ना हो, 5% ज्यादा कितना भी हो सकती है, उसका भुगतान करना होगा, जो कि उपभोक्ता कल्याण कोष में जाएगा या फिर किसी अलग प्रॉपर फंड में जाएगा, जिसका प्रयोग जो पहले से ही उसके लिए प्रयोग के लिए निश्चित होगा कि हाँ इस चीज का फंड, इस फंड का यूज इसलिए होगा, उसके लिए खर्च होगा। तो इस राशि को भी आपको सकता है कि एज अ कंपनसेशन या फाइन आपको भरना पड़े, जो कि उपभोक्ता कल्याण कोष के कुल मिलाकर उपभोक्ता के बेनिफिट के लिए ही यूज किया जाएगा। गुमराह करने वाले विज्ञापन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संशोधित विज्ञापन जारी करना। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट है कुछ ज्यादा ही गुमराह कर रहा है, जैसी कोई चीज है वैसी नहीं दिखा रहा है बल्कि कुछ और ही दिखा रहा है, तो ऐसे में उस एडवर्टाइजमेंट में चेंजेस करना और फिर से दिखाना। उचित पक्ष को पर्याप्त लागत का भुगतान करना। प्रदर्शन में कुछ ऐसे मामले में संबंधित फैसले दिए गए हैं जिनमें उपभोक्ता अदालत में दोषपूर्ण वस्तु एवं अपर्याप्त सेवाओं के विरुद्ध शिकायत की गई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। सिंपल भाषा में अगर इसको हम लोग कहें तो एनजीओ, जो एनजीओ होते हैं उनकी क्या भूमिका है उपभोक्ता संरक्षण में। भारत में उपभोक्ता के संरक्षण एवं प्रवर्तन के लिए कई उपभोक्ता संगठन एवं गैर सरकारी संगठन की स्थापना की गई है। गैर सरकारी संगठन ऐसे गैर लाभ संगठन है जो लोगों के कल्याण के लिए प्रवर्तन करते हैं। तो इस टाइम ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं, उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। कुछ लोग लोगों के लिए काम करते हैं, कुछ एनिमल्स के लिए काम करते हैं, कुछ बच्चों के लिए काम करते हैं। तो हर एनजीओ का अपना अपना मोटिव होता है, जिस मोटिव से वो एस्टैब्लिश किए गए हैं। इनका अपना संविधान होता है तथा सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। इनके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। उपभोक्ता संगठन एवं गैर सरकारी संगठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कई कार्य करता है। अब क्या क्या वो कार्य करता है? प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाओं का आयोजन कर जन साधारण को उपभोक्ताओं के अधिकार में संबंध में शिक्षित करना। बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, सेमिनार, वर्कशॉप, इसके बाद जिनमें वो लोग उपभोक्ताओं को उनके राइट्स के बारे में शिक्षित करते हैं, उनके राइट्स के बारे में बताते हैं।
अगर उनकी कोई समस्या है तो उस कानूनी रिपोर्ट देना, राहत हित में कार्यों के संबंध में ज्ञान प्रदान करना और अन्य प्रकाशनों का प्रकाशन करना। प्रतियोगी ब्रांड के गुणों की तुलनात्मक जांच के लिए प्रमाणित प्रयोगशालाओं में उपभोक्ता उत्पादों की जांच कराना तथा उपभोक्ताओं के लाभ के लिए इनके परिणामों को प्रकाशित करना और कॉम्पिटिटर्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका कंपैरिजन करना प्रॉपर रिसर्च करके प्रयोगशाला में, उसके बाद उसके पब्लिश करना रिजल्ट। बेईमान शोषणकर्ता एवं अनुचित व्यापारिक क्रियाएं करने वाले विक्रेताओं का प्रतिवाद करना और उनके विरुद्ध कार्रवाई करना। सहायता प्रदान करना, किसी को कोई समस्या है, कोई कानूनी सलाह की जरूरत है तो उसको कानूनी सहायता प्राप्त करने देना। उपभोक्ताओं की ओर से उपयुक्त उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराना, अगर कोई उपभोक्ता नहीं करवा सकता है या वो किसी वजह से, तो उपभोक्ताओं की ओर से उपयुक्त उपभोक्ता अदालत जो भी है वहां पे उन पे शिकायत दर्ज करवाना। उपभोक्ता अदालतों में किसी व्यक्ति के हित में नहीं बल्कि जन साधारण के हित में मुकदमा करने में पहल करना। तो जरूरी नहीं कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हो, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट में भी वो लोग उपभोक्ता अदालत में केस फाइल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो एनजीओ करती हैं जिससे उपभोक्ताओं का संरक्षण हो और उन्हें हेल्प मिले। कुछ महत्वपूर्ण उपभोक्ता संगठन एवं गैर सरकारी संगठन एनजीओ उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। अब वो कौन कौन से कुछ फेमस नाम दिए हुए हैं उनके। उपभोक्ता समन्वय परिषद दिल्ली का है, कॉमन कॉज दिल्ली, उपभोक्ता शिक्षण हितार्थ स्वयं सेवी संगठन वॉइस ये भी दिल्ली, उपभोक्ता शिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र ये अहमदाबाद, उपभोक्ता संरक्षण परिषद अहमदाबाद, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई, मुंबई ग्राहक पंचायत कर्नाटक, उपभोक्ता सेवा समिति बैंगलोर, उपभोक्ता संगठन कोलकाता, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जयपुर। प्रदर्श दर्शाता है कि किस प्रकार से एक सीआरएस युगल एवं एक उपभोक्ता संगठन की सहायता से रेलवे द्वारा अपर्याप्त सेवा प्रदान करने पर उसके मुकदमे में जीत प्रदान करने में सफल रहा। ये जो ऊपर एक स्टडी दी हुई है जिसमें सीआरएस ने मुकदमा जीता है रेलवे के ऑपोजिट, तो उसके रेफरेंस में ये है। तो चलिए यहाँ पर आपका चैप्टर होता है खत्म फाइनली, और ये सारांश है, ये आप रीड कर लीजिएगा ब्रीफ समरी, और आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। और इसमें जो केस स्टडी दी हुई है अब आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी और एक बार रीड जरूर करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अब जो उद्देश्य था चैप्टर का कि इस चैप्टर के अध्ययन के पश्चात आप हम लोग क्या क्या जान सकेंगे, तो उपभोक्ता संरक्षण के महत्व ये हम लोग अब समझ चुके हैं। कानूनी ढांचा और उसके संक्षेप में वर्णन भी कर सकते हैं। आपको पता है किस तरह का कानूनी ढांचा है, 3 टियर सिस्टम है हमारे यहाँ। पहले जिला लेवल, दूसरा राज्य लेवल पे, राज्य स्तर पे, और तीसरा राष्ट्रीय लेवल पे। भारत में उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन कर सकते हैं कि उपभोक्ता के पास क्या क्या अधिकार हैं, उपभोक्ता का दायित्व क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। उपभोक्ता संरक्षण की विधियों का संक्षेप में वर्णन कर सकेंगे, और उपभोक्ता के हितों के संरक्षण में उपभोक्ता संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका क्या है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली और अच्छे से समझ मिली। और अगर अब इसमें कोई डाउट हो आपको, वैसे चांसेस बहुत ही कम है, अच्छा चैप्टर है ये, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए।